नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड न्यूज 24 ने टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हम आपके समक्ष बुंदेलखंड के ऐसे लीडर्स को रखते हैं जो न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे संवाददाता रवि प्रजापति और चंचल राय ने सिंहव्रत सिंह यादव उर्फ बबुआ यादव से खास मुलाकात की। आपको बता दें कि सिंहव्रत सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक जाने माने नेता हैं, जो कई माध्यमों से समाज तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं और उनका मुख्य एजेंडा बुंदेलखंड के विकास को लेकर है। आइए देखते हैं उनसे मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, मैं चंचल राय, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड न्यूज 24 टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड के नाम से एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम टॉप लीडर्स ऑफ बुंदेलखंड को आपके सामने रख रहे हैं। आए दिन हम ऐसे लीडर्स जो राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम सिंहव्रत यादव जी के पास आए हैं, जिनको बउआ भैया के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को अपनी राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए। राजनीति में करीब 20 वर्ष से मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय हूँ और एक कार्यकर्ता की हैसियत से हमने समाजवादी पार्टी में रहकर एक कार्यकर्ता की हैसियत से समाज के लोगों की सेवा करने का काम किया है। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? मैंने महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग की है। मैं सिविल में BE किया हुआ हूँ और यहाँ पे सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन और प्लस वेयर हाउसिंग और व्यापार है हमारा। आपको राजनीति का ही ख्याल क्यों आया? आपको ऐसा क्यों लगा कि आप राजनीति में आकर ही काम कर सकते हैं? राजनीति में शुरू से ही हमारा इंटरेस्ट रहा है और जब हमने एक 2006 में एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में हमने बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का जब आकलन किया तो महसूस किया कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं, गरीब मजदूर किसान, उन्हें बहुत ही मदद की आवश्यकता है, सहयोगी की आवश्यकता है, सलाहकार की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और हमने अपने राजनीतिक जीवन में कोशिश की है कि हमेशा गरीब मजदूर किसान के हक की लड़ाई, गरीब मजदूर किसान को पूंजीवादी ताकतों के बीच में बराबरी का दर्जा दिलाने जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है, उसके लिए हमने निरंतर कार्य किया है। तब हमको महसूस हुआ कि लोगों की भलाई, लोगों का सहयोग राजनीति में रहकर ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। जो हमने विगत 5 वर्ष में हमारी सरकार रही थी, झांसी के लिए जो हमने कार्य किए थे, उस एजेंडे को आगे रखकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले समय में हम पर्यटन एवं स्किल वर्कर के लिए काम करने वाले हैं। ये हम इस एजेंडे को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या आप विधायकी के पद के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, हमने समाजवादी पार्टी में हमसे आवेदन करीब 8 महीने पहले आवेदन मांगे गए थे और हमने झांसी विधानसभा 223 से समाजवादी पार्टी से अप्लाई किया है। अगर पार्टी हमको अगर योग्य समझती है, पार्टी अगर हमें मौका देगी तो निश्चित तौर पे मैं विधानसभा के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पार्टी की इच्छा सर्वोपरि है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हम सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिताने का कार्य करेंगे। अगर आप सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो आप जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, यहाँ रहकर हमने ये महसूस किया है कि आज हमारे बुंदेलखंड की जो पहचान है वो हिंदुस्तान में एक लेबर सप्लायर के रूप में है और हम इसको बदलना चाहते हैं। हमारी राजनीतिक नेतृत्व में जो कमी रही है वो इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाए कि हमें काम देने वाला बनना चाहिए था। हमें अपने नौजवानों को रोजगार अपने घर पे ही मुहैया कराना चाहिए था और वो भी प्राकृतिक और यहाँ पे औद्योगिक संसाधन जुटाकर।
प्राकृतिक संसाधनों में हमें पास भाई क्रशर उद्योग है या ग्रेनाइट उद्योग है, इसको हमें राजनीतिक संरक्षण चाहिए था। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था। और इसी तरह से राजनीतिक संरक्षण में अगर हम यहाँ की जो मूल चीज़ है जिसके लिए बुंदेलखंड पहचाना जाता है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, अगर हमने टूरिज्म को उन पर फोकस करके अगर बढ़ावा दिया होता, टूरिज्म को अगर हमने अपना मोनो बनाया होता, तो आज हम अपने नौजवानों को हम अपने घर पे ही रोजगार दे सकते थे। लेकिन मजबूरन कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं मद्रास जाकर वो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं। और वो क्या गलती है उनकी? अपने परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी बनने के लिए वो लोग वहाँ जा रहे हैं और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, बेइज्जत होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है कि हम अपने नौजवानों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए। आज गरीबी को और बेरोजगारी को दो ही चीज़ से ख़त्म किया जा सकता है बुंदेलखंड में। एक तो हम अपना टूरिज्म को डेवलपमेंट करें और दूसरा स्किल वर्कर तैयार करें, जो बुंदेलखंड में बहुत आसानी से हो सकता है। आदरणीय अखिलेश जी ने 23 ITI यहाँ पे खुलवाई, लेकिन मॉनिटरिंग ढंग से न होने की वजह से या उनको ढंग से गवर्नमेंट ढंग से नहीं चलवा पा रही, इसकी वजह से आज ITI जो है एक सर्टिफिकेट देने का एक केंद्र बन गए। योग्यता या पढ़ाई वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही जिस तरह से होना चाहिए। तो हम अगर सरकार में आते हैं, आदरणीय अखिलेश जी अगर सरकार संभालते हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हमको यहाँ पे मौका मिलता है, तो हम स्किल वर्कर के ऊपर अभूतपूर्व कार्य करके दिखाएंगे, जिससे गरीबी और बेरोजगारी को खत्म किया जा सकेगा एवं टूरिज्म को लाकर यहाँ पे और निश्चित तौर पे व्यापार और नौजवानों को रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। महंगाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई ये एक सरकार का काम है। सरकार, हम लोग एक बहुत ही पूरे विश्व की बहुत ही खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ रहते हैं। आज हमारे ऊपर जो शासन करते हैं, शासन करने का मतलब ये है कि नीति निर्धारण करना और जनता की जो परेशानियां हैं उनको दूर करना। महंगाई आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज जो प्राकृतिक आपदा कोरोना के रूप में आई, उस कोरोना के बाद हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ऊपर से महंगाई ने हमारी गरीब मजदूर किसान की कमर तोड़ के रख दी है। सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस विषय को बड़ी गंभीरता पूर्वक लेकर इस पर गंभीर प्रयास किए जाए। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्राइम की क्या गति चल रही है? क्राइम तो आप देख ही रही हैं। जो कहा गया था 4.5 साल पहले जब सरकार बनी थी, वर्तमान सरकार जो बनी थी, तो कहा गया था कि हम क्राइम ख़त्म कर देंगे। आज जो आप वर्तमान में स्थिति जो टीवी देखते हैं या जो न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि जो स्थिति चल रही है, उसका आकलन आप मीडिया वाले ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। निष्पक्षता से अगर आप करें तो आप ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा पूरे प्रदेश में आप लोगों के लिंक है, सब जगह के सही आंकड़े बुलवाइए और देखिए फिर क्राइम कहाँ बढ़ा है, कहाँ कम हुआ है, वो आकलन आपके सामने है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो महिला सुरक्षा के लिए आप क्या योजनाएं बना रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महिला सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर डेवलप किया था और उत्तर प्रदेश में पहली बार सुरक्षा की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्य 100 नंबर चलाने का कार्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था, जिससे बारीकी से समाज के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सकती थी। सरकार ने आज ठीक है उसका नाम और नंबर सब कुछ बदल दिया है, लेकिन आधारशिला तो उन्हीं ने ही रखी। तो स्पष्ट है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है और हम सरकार में आएंगे और किस तरह से इसको जो भी, क्योंकि सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं और हम जो 100 नंबर डेवलप किए थे उसमें और सुधार करके एक समाज को भयमुक्त जीवन देने का कार्य करेंगे। बुंदेलखंड के विकास के लिए आपका क्या एजेंडा है? बुंदेलखंड के विकास के लिए देखिए, सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, जो वर्तमान में सरकार है या भूत में सरकार है वो सभी कार्य करते रहे, लेकिन कुछ अलग हट के काम करना पड़ेगा। हमने आपको पहले भी अवगत कराया कि हम टूरिज्म को एक बुंदेलखंड को एक हब के रूप में बनाने में आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी अनुरोध करेंगे और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग मिलकर एक टूरिज्म जो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, टूरिज्म के लिए काम करेंगे, स्किल वर्कर के लिए काम करेंगे। और आज जो हमारी प्राचीन भारत में जो हमारी पहचान थी
एक चाहे आप मऊरानीपुर का आप टेरिकाट देखें, जो आप विलुप्त होने, राजनीतिक संरक्षण न मिलने के कारण विलुप्त होने की कगार पे है, या आप बरुआ सागर की अदरक देखें जो आज भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अगर उसको राजनीतिक संरक्षण और सरकारी संरक्षण मिलता है तो बहुत सारे लोगों को उसको रोजगार मिल सकता है। आप चाहे, आपको मालूम नहीं होगा कि बहुत पुराने कई सौ सालों पहले से झांसी में कालीन उद्योग डेवलप हुआ करता था। कालीन उद्योग आज विलुप्त होने की कगार पे है। सरकारी संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण ना मिलने के कारण, या जो बुनकर हैं उनको सरकारी मदद ना मिलने के कारण आज वो बंद होने की कगार में है। हम इन सब को पुनर्जीवित करेंगे, और जो प्राकृतिक रूप से जो हमें संपदा मिली है, क्रेसेंट इंडस्ट्री और ग्रेनाइट इंडस्ट्री, इसको हम एक जबरदस्त तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो सुविधाएं डेवलप करके एक उद्योग का दर्जा तो दिया है, लेकिन उद्योग की सुविधाएं अभी नहीं दी गई हैं। उन उद्योगों की सुविधाएं देकर हम इसको बहुत ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। कोरोना काल में जहां लोगों ने बहुत सारी परेशानियां देखी, ऐसे में आपने अपनी सेवाएं कैसे पहुंचाई? देखिए, कोरोना काल एक प्राकृतिक आपदा है, एक हिंदुस्तान को अपने डेवलपमेंट के रास्ते से भटकाने वाली आपदा थी, और इसमें सभी को मिल के काम करना चाहिए, और मिल के हम लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सर, जब हमने कोरोना काल लागू हुआ तो हमने शुरू में एक बार इंटरव्यू में ये कहा था कि सरकार की प्लानिंग ना होने की वजह से लाखों करोड़ों लोग परेशान हो गए। जब पूरे देश में मात्र 3 कोरोना मरीज थे, तब लाखों लोगों को पैदल दौड़ा दिया गया। आज हर तीसरे घर में मरीज है तो किसी को परवाह नहीं है। अगर इतनी गंभीर बीमारी थी तो सरकार को इसको प्लानिंग लेके चलना चाहिए था। वो उन लोगों की आप जो मानसिक स्थिति रही होगी, आप महसूस करिए कि 2-2 हज़ार, 1-1.5 हज़ार किलोमीटर से लोग पैदल चलते हुए आए, किस तरह से लुटते कुटते पिटते और एवं अपनी आबरू लुटाते हुए अपने घर पे पहुंचे। उनकी मनोदशा क्या रही है, अब वो क्या स्थिति, और उस पर से अब बेरोजगार हो गए सारे के सारे लोग। हम लोगों ने यहाँ पे स्थानीय तौर पे हम बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि झांसी जो है वो करीब 3 प्रदेशों का बॉर्डर है। हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान का वो कुछ हिस्सा था, और कुछ हिस्सा दूसरे प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से जब लोग पैदल चलते हुए आए तो हमने बॉर्डरों पे हमने खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने भी कर रखी थी, हम लोगों ने भी व्यवस्था की, लेकिन हम लोगों को इनडायरेक्टली रोका गया कि सरकार काम करेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, जो यहाँ से यात्री निकल रहे थे, उनके लिए भोजन, पैसे और सहयोग करने की व्यवस्था यहाँ से की है। केंद्र सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मृत्यु नहीं हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार में वो है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें चिकित्सा का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप करना है। झांसी में जो वेव आई वो 1 साल बाद आई, उसके पहले ही सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते। आज हमारी अपेक्षा, अगर आप हॉस्पिटल में जाएं या उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है कि वो क्यों खोए, वो क्यों उन्होंने अपनों को खो दिया, तो आपको पता चलेगा कि सबसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे था। ना तो हमारे पास ऑक्सीजन थी, न ही हमारे पास बेड थे, न ही हमारे पास जो दवाइयों की आपूर्ति थी। हुई है, बाद में हुई है, या कुछ समय बाद उसको ठीक किया, तो पहले क्यों नहीं किया गया? ये प्लानिंग, ये फॉल्ट दिखाती है कि प्लानिंग ढंग से नहीं की गई थी। क्या आप राजनीति के अलावा कोई एनजीओ या संस्था भी चलाते हैं? जी हाँ, हम लोग एक सामाजिक संगठन है जिसमें हम गरीब मजदूर किसान के लिए हम कार्य करते हैं। एक सिंहवाहिनी सेवा दल के नाम से एक हम लोगों ने, एक हमारे सभी मित्रों ने सहयोग किया। हम लोग आपस में सब चैरिटी करते हैं, और महीने में, हर महीने गरीब मजदूर किसान के लिए कहीं, कभी हम कंबल हैं, कभी हम साड़ी हैं, कभी बुक्स हैं, इस तरह से जो भी हमारे कार्यकर्ता, जो भी हमारे सहयोगी अपनी अपनी सलाह देते हैं, तो आपस में मिलजुल के हम लोग वो कार्य, सामाजिक कार्य करते हैं। इस संस्था का क्या उद्देश्य है? इस संस्था का उद्देश्य स्पष्ट है कि हम गरीब मजदूर किसान को, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनके एक अच्छे सलाहकार हैं, एवं जो गरीब व्यक्ति हैं जिन तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पाती है, उनकी हम हेल्प करने एवं उनका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। आपने अपने नाम से अलग एक पहचान बनाई है, बउआ यादव के नाम से, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, पहचान सब हमारे अपने बड़ों की दी हुई है,
समाजवादी पार्टी की दी हुई है। तो पहचान बड़ा अच्छा लगता है कि लोग हम पर विश्वास करते हैं। इन 20 सालों में हमने जो विश्वास हासिल किया है वो लोगों का सहयोग करके हासिल किया है, लोगों का अच्छे बुरे में साथ देकर हासिल किया है। तो यही बड़ी खुशी की बात है कि हम, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे दोस्त हम पर विश्वास करते हैं। ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? हाँ, आपके लिए झांसी एवं आपके दर्शकों के लिए हमारा एक स्पष्ट मैसेज है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम नौजवानों को रोज़गार दिलाना चाहते हैं, हम महंगाई की बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं। अगर आदरणीय अखिलेश जी अगर सरकार में आए तो हम झांसी को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करेंगे एवं स्किल वर्कर, आज हमारी पहचान जो लेबर सप्लायर की सब पहचान है उसको बदलकर हम स्किल वर्कर के रूप में एक पहचान डेवलप करने वाले क्षेत्र के रूप में हम एक पहचान बनाने का काम करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उसको जिताने का काम करिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।